नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी CIDS एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो हम ये मॉक टेस्ट लेकर आए हैं ये आपकी CIDS जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस बेस्ड ही है। और इस मॉक टेस्ट को सोल्व करने के बाद हम आपको टेलीग्राम पर एक मॉक टेस्ट और देंगे जो कि आपको खुद से सोल्व करना है। उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना कंपलसरी है, तभी आप उस मॉक टेस्ट को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं इसको। जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्टेटमेंट दिख ही रही होगी, ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं हम इनको सोल्व करते हैं बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आपको बोर्डमैस के बारे में पता है तो बढ़िया है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बी होता है जो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। ऑफ से ऑफ मतलब कि एक्स स्क्वायर x3 जो नंबर्स होते हैं इनको सोल्व करते हैं। और डी डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, फिर एडिशन को सोल्व करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रैकेट स्टेटमेंट में कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। और इसके बाद में ऑफ तो इसके अंदर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर x3 वगैरह इसके अंदर है नहीं, तो हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड था जो हमने सोल्व कर लिया है ब्रैकेट के साथ में। और अब करते हैं मल्टीप्लाई को सोल्व। तो मल्टीप्लाई इसके अंदर ये है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 दिए 18। और उसके बाद में हमारा है एडिशन। तो 15 + 18 लगभग हमारा होगा ये 33। 33। फिर सब्ट्रैक्शन 33 - 3, इसका जो आंसर होगा हमारा होगा 30। तो इसका जो आंसर है वो हमारा होगा 30। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन जो हमारा है बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको साइड में लगा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक संख्या है। तो लेट्स अज्यूम जो संख्या है वो x है। उस संख्या को 3 से गुणा करें तो ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 12 को जोड़ें तो 12 जोड़ देते हैं। ओके, फिर जो परिणाम होगा इसको डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से डिवाइड कर देते हैं। यदि अंतिम परिणाम 7 है तो मूल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इन्होंने x की वैल्यू के बारे में पूछा है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आता है 7। तो अब इसको बोर्डमैस के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। x × 3 तो 3x हो जाएगा ही, और +12 है डिवाइड 6 और इज इक्वल टू 7। तो इस साइड ये 6 डिवाइड में है तो उस साइड हम इसको लेकर जाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा 42। और एंड देन उसके बाद में जो 12 है इसको साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में, तो साइड माइनस में हो जाएगा। और तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आएगा, इसको 42 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 30। और यहाँ पर 3 इसके मल्टीप्लाई में x के, तो यहाँ पर डिवाइडर में हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आएगी 10। इस साइड उसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारी होगी 10। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर इन्हें LCM और HCF के क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमने करना है 12 और 18 का LCM। तो LCM कैसे करते हैं। तो LCM जो लेते हैं हम ऐसे लेते हैं कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7,
ओके 11 30, यानी कि जो खुद से और 1 से डिवाइड हों उन्हें हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये जो होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं 2 3 5 इन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 12 2 से डिवाइड होता है। इफ़ यस तो फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे ये आएगा 6 पर। और 6 को देखेंगे कि क्या 6 2 से डिवाइड होता है। हाँ होता है, तो फिर से 2 से करेंगे, 2 से 3 पे होएगा। क्या 3 2 से होता है, नहीं। फिर हमारा जो नेक्स्ट था वो था 3, तो 3 से होता है, यस 3 से होता है, तो 3 से आ जाएगा 1। वो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसी तरह 18 को सबसे पहले हम देखेंगे 2 से डिवाइड होता है, यस, तो ये आ जाएगा 9 पर। क्या 9 2 से होता है, नहीं, तो 3 से देखेंगे हम। 3 से देखेंगे तो फिर ये 3 पे आएगा। फिर 2 से तो नहीं होता 3, फिर 3 से देखेंगे, 3 से होता है 3, यस, तो फिर 1 आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम कैसे होगा, तो एलसीएम इसके अंदर ऐसे होगा कि जो भी 12 में 2 टाइम्स आया है तो इसमें से हम 2 को 1 टाइम लेंगे, और 3 तो एक टाइम है ही, तो इसको हम एक इसको ले लेंगे। और 18 में 3 2 टाइम्स आया है तो इसको 1 टाइम ले लेंगे। अगर 3 टाइम भी आता तो हम इसको सिर्फ 3 को एक ही बार लेते हैं, ठीक है। वो 2 तो 1 टाइम है ही, तो इसको ले लेते हैं। यानी कि सभी जो फैक्टर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर लेना होता है। अगर 2 या 3 टाइम्स कोई आ जाए तो उसको 1 टाइम ही लेंगे, यानी कि 1 टाइम सभी को लेंगे हम। यहाँ पर हमने 2 टाइम इसमें से ले लिया, एक टाइम इसमें से ले लिया, एक टाइम इसमें से, तो 2 टाइम्स हो गया, और 3 भी 2 टाइम्स हो गया, एक इसमें से एक इसमें से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा 36। मुझे उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। एचसीएफ में उनको लेते हैं जो जो फैक्टर्स होते हैं उनको जो सेम सेम होते हैं। लाइक हम 12 और 18 की बात करते हैं, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। 1 मिनट, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर 2 इससे भी मैच होता है, लेकिन और 2 तो इसके अंदर है नहीं, 3 होता है इसके अंदर मैच। ये जो मैच हुए हैं इनको ले लेंगे हम, इसके अंदर से 3 को ले लेंगे, 3 1 टाइम हो है तो इसको 1 टाइम ले लेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई 2, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हो गया 6। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि हम सभी फैक्टर्स को लेते हैं, 12 के सभी फैक्टर्स को लेते हैं, 18 के सभी फैक्टर्स को लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बट जो 12 के फैक्टर्स लाइक 2 आया है 4 टाइम तो उसको हम 1 टाइम ही लेंगे। बट एचसीएफ में हम जो 12 के फैक्टर्स होते हैं और जो 18 के फैक्टर्स होते हैं उनमें से क्या कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ उन्हीं को लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हमने एचसीएफ लिया है किसका, 16 और 24 का। तो उसमें आपको सबसे पहले 16 और 24 का एलसीएम लेना है, उसके बाद में उसके जो फैक्टर्स होंगे उनमें से जो कॉमन होंगे सिर्फ उन्हीं को लेना है, उनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो उनका एचसीएफ होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को करने में ए अकेला 5 दिन लेता है। तो यहाँ पर ए है वो लेता है एक कार्य को 5 दिन, ठीक है। और जो बी है वो लेता है एक कार्य को 10 दिन अकेला। तो दोनों मिलकर करेंगे तो उसी कार्य को कितना टाइम लेंगे, तो ए प्लस बी, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा हमारा लगभग एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कर लेते हैं इसका। तो से 5 का 5 तो 5 ले जाएगा 5 पर, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 2 5 से 10। तो 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है,
तो 2 पर आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो ऊपर होगा उससे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 10 आता है 1 पर, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 10 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा और पॉइंट आ जाएगा, फिर बचेगा 1 यहाँ पे, तो फिर 10 आ जाएगा। ऐसे ही इसका आ जाएगा 3, फिर 1 बचेगा 3 3, ऐसे ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा? 144 का होगा हमारा वर्गमूल 12। वर्गमूल होता है ऐसे लिखने के बाद, ऐसे इसका वर्गमूल 12 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का घनमूल क्या होगा? घनमूल में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जो भी होता है 27 का घनमूल पूछा है इन्होंने 3, तो इसका होगा 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब तो घनमूल और वर्गमूल तो आपको याद ही करने होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आते, आपके लगभग 10 तक तो आपके घनमूल आप याद कर लेना और 20 तक आप वर्गमूल याद कर लेना, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी इन्होंने लंबाई बताई है। लंबाई इनकी इसकी जो लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल जो आयत का होता है वो होता है हमारा लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो टोटल हमारा होगा इसका 150 मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा? तो व्यास मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लाइन है ना, यही इसका व्यास होता है, और इस लाइन को अगर हम ऑफ कर देंगे तो उसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एरिया दिया गया है 154 और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि आर होती है यहाँ पर रेडियस, जो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, पॉइंट की वैल्यू वाई के साथ, और आर स्क्वायर, आर हमारे पास नहीं है, आर स्क्वायर 7 इन्हें दे रखा है। ठीक है, तो अब 7 डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई है, और 12 मल्टीप्लाई में तो उस साइड डिवाइड में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड है, और 7 इस साइड इधर मल्टीप्लाई है, तो 22 7 154, 7 मल्टीप्लाई 7 तो हमारा हुआ है ये 49, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 49। तो यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इससे रूट से कट जाएगा और इसका रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमारी जो रेडियस है वो आई है 7। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेडियस है उसका डबल होता है व्यास, तो 7 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 14, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 14 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सिलेंडर का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या, ये सिलेंडर 7 बताया इन्होंने इसकी त्रिज्या को, और 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बताइए इसकी, जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सिलेंडर है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर इन्होंने यहाँ पर दी है। तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो आयतन हम इसका जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस इन्होंने दे रखी है 7, तो 7 स्क्वायर हाइट 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे
इसका जो आंसर होगा 1540 घन सेंटीमीटर होगा, जिसका ऑप्शन ए है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है स्पीड और टाइम, तो हमें दूरी पता करनी है। तो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे स्पीड को और टाइम को। तो 4 इसकी स्पीड है और 5 टाइम दे रखा है इन्होंने। तो 4 × 5, तो डिस्टेंस होगा इसका 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है परसेंटेज का क्वेश्चन। एक कक्षा में है 60 स्टूडेंट, जिनमें से 45 लड़के हैं और बाकी जो है लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल है और बता रखे हैं कि 45 लड़के हैं, मल्टीप्लाई में 100 कर दे देंगे तो इसका प्रतिशत आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है वो 60 हैं, मतलब कि जो टोटल होता है उसको हम नीचे करते हैं डिवाइड में, और जो इसका परसेंटेज हमें निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर 0 से 0 गई और 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को हटाकर डिवाइड में 10 कर देते हैं और मल्टीप्लाई 10 हमारा है, तो 10 से 10 गया और इज इक्वल टू आ गया 75%। तो इसका तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी 75%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसके अंदर पूछा है कि एक वस्तु है जो कि 800 रुपये में खरीदी गई थी, ठीक है, और 1000 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मैंने आपको इसके तो इसे मैंने पहले ही सोल्व कर रखा आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये है, तो हमने 800 रुपये में तो खरीदी थी और 1000 रुपये में बेच थी, तो हमें लाभ हुआ इसका वो हुआ 1000 - 800, 200 रुपये का हमें इसका लाभ हो गया। ठीक है, अब इसका प्रतिशत निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, टोटल सबसे नीचे होता है और जो इसका हमें प्रतिशत निकालना है वो ऊपर होता है और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर 200 रुपये का हमें लाभ हुआ था और 800 रुपये में हमने खरीदी थी। टोटल 800 है और 200 रुपये का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई में 100, तो 25। तो 100 रुपये तो 25 आएगा। लाइक मैं आपको 100 रुपये की दिखाई देता हूँ। 20 से 20 ये हो गई और 8 को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो 8 दूनी 16 2 पे गया और बचे 5, तो 8 × 5 = 40, फिर 5 पे तो 25% हो गया इसका। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। तो साल के लिए 3 साल के लिए 1500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो 1500 रुपये थे वो तो हमारे थे, यानी कि मूलधन हो गया। जो प्रिंसिपल रेट है इसका 1500 रुपये हो गया, और रेट है हमने जो वार्षिक ब्याज दर है 5% है, और टाइम है 3 ईयर्स का। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई वार्षिक जो रेट है हमारा और टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा हमारा। इसको सोल्व करते हैं तो तीनों को डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1500 × 5 × 3 डिवाइड बाय 100। तो इसको इससे इकट्ठ जाएंगे और 15 × 3 × 5, तो ये हमारा आएगा लगभग 225 रुपये। तो 3 साल के लिए 1500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 225 रुपये। इसका जो
साधारण ब्याज है, वो सिंपल इंटरेस्ट है, वो होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इन क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम आपको एक मॉक टेस्ट और देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।